आरडी शर्मा से 6.2 का क्वेश्चन नंबर 0 से लेकर 3 तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम -3,2 एज वेल एज फ्रॉम 3,0 आर -3,0 एज वेल एज फ्रॉम 3,0 और 4। ठीक है, इसमें हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बच्चा गलती करता है कहाँ पे इस मैथ को, क्योंकि बार बार कॉपी चेक करते हैं हम लोग। कॉपी चेक करने में एक ही तरह का गलती बार बार दिखता है। तो पहले उस गलती के बारे में बात करेंगे, समझ लेंगे चीज़ों को, क्योंकि एक बार अगर आप समझ लेंगे चीज़ों को तो फिर आप उस गलती को रिपीट भी नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, ताकि क्या होता है कि हम लोग अगर सीख के जाएंगे तो एग्जाम्स के टाइम में अचानक से क्लिक करता है हाँ ये गलती हो रहा है मेरे से, और फिर उस पर हम लोग काम करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम -3,0 एज वेल एज फ्रॉम 3,0 और 4। ठीक है, मेरे पास में पॉइंट लिखा हुआ है, आपके पास में x, y बोल रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का जो डिस्टेंस लिखा हुआ है वो है 4 यूनिट का, 4 है। और ये पॉइंट क्या है 3,0 का, और ये पॉइंट कितने का है, तो ये पॉइंट है आपका 3,0 का, 3,0 का। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पहले गलत ही बना के देखते हैं कि गलती होगा कैसे, और फिर इसको ठीक कहाँ कहाँ पे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस ये करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का दोनों किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। दोनों का दोनों डिस्टेंस 4 के इक्वल है। तो x माइनस ऑफ -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं x + 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखने के बाद लिखना है आपको। y -0 करेंगे तो y का ही स्क्वायर आएगा। अच्छा, इसको अब हम लोग को पता है कि ये मेरे पास में कितने के इक्वल होगा, 4 के। और इसको कैसे लिखेंगे, x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -0 नहीं लिखते हैं का होल स्क्वायर। अगर आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखे होइएगा ना, तो पहला पार्ट में आया हुआ इसका, तो आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज तो सेकंड पार्ट है, तो इसका हम लिंक जो है सो ऊपर में डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे दे देंगे। आप चाहें तो कुछ समय के लिए 3rd क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये बात कि आखिर बच्चा गलती करता है कहाँ पे, होना क्या चाहिए था, यहाँ पे रूट आना चाहिए था। रूट को क्या बोलता है बच्चा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट तो खत्म कर दी। फॉर्मूला में लिखा हुआ है एक बार में, तो मेरा काम तो बन गया, बार बार क्यों ही हम रिपीट करेंगे। बात बिल्कुल सच है कि फॉर्मूला में अगर आप लिख दिए हैं और आप यहाँ पे एक लाइन जोड़ेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका खत्म हो जाएगा। फिर वो क्या करता है, इसको सॉल्व कर लिया है, इसको सॉल्व कर लेता है। कैसे सॉल्व करता है, सिंपली जैसे लिखा जाता है वैसे का वैसा, x³ + 9 + 6x + y², a + b का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये तो वैसा ही का वैसा ही है, x³ + 9 - 6x + y²। तो मेरे ख्याल से y² कैंसिल आउट, x² होगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर से यहाँ भी स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। इसको अगर उस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 12x = 0, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 का। मेरे ख्याल से ये लाइन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आप पूछिएगा कि अच्छा इसमें गलती हुआ कहाँ है, तो गलती तो कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, x का 0। देखिए मतलब है इस बात से कि मेरे पास में अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब बनाए होंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं x लिखें, यहाँ पे y लिखिए, नीचे में कुछ ना कुछ लिखा होता है =1 यानी कांस्टेंट नंबर लिखा होता है। इसको इससे कंपेयर करते हैं और इस वाले को भी इससे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर कुछ नहीं दिख रहा है आपका। पहला गलती तो हम लोग ये किए। दूसरा गलती ये की है कि अब हम मेरे पास कंपेयर करने के लिए कुछ वैल्यू बचा ही नहीं रह गया। अब x का वैल्यू चलिए ठीक है, आंसर में आपका x शायद 0 दिख रहा होगा, मगर y कैसे निकालेंगे, y निकालने का ऑप्शन ही क्या बचा रह गया। अगर हम x की जगह पे यहाँ पे कोई x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, वो तो ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये दोनों पहले से ही कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो y का वैल्यू तो मेरे पास कभी निकल के आएगा ही नहीं। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट को समझने में ये गलती हम लोग यहीं पे करते हैं, और अधिकतर बच्चों में ये देखा गया है कि इसके बाद से वो बना के ही नहीं आ पाता है। तो अब हम लोग अपनी इस गलती को ठीक कैसे करते हैं, इसके लिए एक काम ये कर लेते हैं, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेते हैं, हाँ, ताकि ये समझ में आ सके कि x का वैल्यू जो आना था वो आपके पास में 0 आ गया। तो अब बात ये उठता है कि आखिर इसको ठीक कैसे करेंगे। तो ठीक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आपको ज़्यादा समझदार अभी नहीं बनना है इस स्टेज पे। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, दोनों को जैसा का जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा ही लिखते हैं। लिखेंगे आफ्टर स्क्वायरिंग, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड में जब स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर वैसा जैसा है वैसा रह जाएगा, यानी कि x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर।
दोनों का डिस्टेंस 4 के इक्वल है, तो स्क्वायरिंग के किस नंबर को करना था। अगर ये भी समझने में दिक्कत हो रहा तो एक लाइन और यहाँ पे लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। मेरे पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पे रूट, ये होता है। x2 की जगह पे हम लोग क्या लिख लिया, x को माइनस ऑफ माइनस x1 करेंगे तो क्या लिखेंगे +3, इसका स्क्वायर कर दिए प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिए। अब ये नंबर आपके पास किसके इक्वल लिखा हुआ, 4 के इक्वल लिखा हुआ। मेरे ख्याल से अब ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये 4 के इक्वल कर दी। अब यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये टर्म तो जैसा का जैसा है वैसा का वैसे ही रह जाएगा। ये x माइनस 0 होगा, सॉरी y माइनस 0, x माइनस 0 नहीं y माइनस 0 होगा, क्योंकि y माइनस 0 यहाँ पे ये काम करना है, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। अब आगे हम लोगों को ये करना है कि इसका पहले ये लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 7 का। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में सारा तामझाम को हटाते हैं, ये इज इक्वल टू 16 सीधा लिख देते हैं। लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आया हुआ था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायरिंग करने के बाद, अरे ये क्यूब बार बार क्यों आ रहा है स्क्वायर की जगह पर। अब आपके पास में क्या होगा, ये नंबर इधर जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 7। सेम ही कहानी यहाँ तक में आ गया, ये आ गया आपके पास में इक्वेशन 2 का, ठीक। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, फर्स्ट में से सेकेंड को। तो आप इसको चाहेंगे तो ऐसा लिख लीजिएगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में से, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल आउट होगा, और ये माइनस ऑफ माइनस ये करेंगे तो लिख भी देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 7। साइन चेंज हो जाएगा नीचे का, माइनस करना है तो ये कैंसिल, 12x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। बहुतों का तो सवाल यहीं पे आके रुक जाता है कि सर जब यहाँ पे x आ ही रहा है तो हमको ज़रूरत ही क्या था। जैसे कि नीचे वाले में अगर आप देखेंगे तो नीचे में भी क्या दिख रहा है आपको, इस वाले जगह पे x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, x इज इक्वल टू 0। तो आखिर ये जब 0 आ रहा है तो फिर मेरे पास में इसी को आगे क्यों नहीं बनाया गया। साधारण सा बात है कि इसके बाद हम लोग y को निकाल ही नहीं सकते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह पे 0 पुट करने का मतलब हो गया ये दोनों खत्म हो गया, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √7 और प्लस माइनस दोनों लगा देंगे। ये 7 है केवल, ठीक है। ये प्लस माइनस यानी कि सिंपल सा मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस √7, क्योंकि इसमें इस वाले वैल्यू को उठा करके सेकंड में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। किसी भी जगह पर अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास में ये इसका बिल्कुल सही आंसर दे करके ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से अब आपके स्क्रीन पे पूरी तरह से ये दिख रहा होगा अब, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा कंप्लीट, पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके एक बार कॉपी कर लीजिएगा, सारा बन जाएगा। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। फोर्थ के बाद से अगर आप, वही बात है ना कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं, जैसे कि 1 से लेकर 3rd 4th में किए हैं, तो आगे आने वाला टाइम हम लोगों के लिए और अच्छा होगा और जल्दी जल्दी ये बनेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया, सॉरी 4th हो गया, 5th के बारे में। द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 10 यूनिट। किसी भी लाइन सेगमेंट का जो लेंथ लिखा हुआ है वो लिखा दिया हुआ है आपके पास में 10 यूनिट का, ठीक है। सॉरी इज 10 यूनिट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट आर 2, -3 इफ द एब्सिसा, ठीक है। आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट है।
बोल रहा है इसका टोटल लिखा हुआ है आपके पास में 10 यूनिट का डिस्टेंस, 10 यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, यूनिट का मतलब होगा यूनिट से रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक एंड पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2, -3 से। दूसरा जो हो गया एब्सिसा ऑफ द अदर इज 10। एब्सिसा का मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि कोऑर्डिनेट और एब्सिसा 3 चीज़ होता है। एब्सिसा मतलब हो गया एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट मतलब हो गया वाई एक्सिस, और कोऑर्डिनेट मतलब हो गया एक्स और वाई दोनों के बारे में। तो ये जो मेरे पास में इसका एक लिखा हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास में 10 का, 10 यूनिट का नहीं, ये तो 10 यूनिट है, ये लिखा हुआ 10 का। तो वाई क्या हो जाएगा, वाई तो वाई ही रहेगा, क्योंकि वाई क्या आएगा इसके बारे में अभी तक बताया ही नहीं गया। तो ये जैसा था वैसा के वैसा कर दिए। तो सिंपली बनाना है इसको, कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर पूरे पे रूट इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्लास में तो हम लोग बोल देते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए, आप अपने मन से ही लिख लीजिएगा। तो इसको माइनस करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। तो ये आपके पास में नंबर बच गया 64 प्लस यहाँ पे लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा 73 और 100 में से अगर हम 73 को माइनस कर देंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, -73 में से करेंगे तो 27। ठीक है, 27। अब आपको किसी भी तरह से क्या लेकर के आना है, +6 मिलीमीटर में स्प्लिट कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों में से y प्लस 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर और करेंगे तो y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -9 का और 3 का। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा कहानी यहाँ पे ये काम किया गया कि जो भी कोऑर्डिनेट निकाला गया है उसको यहाँ पे बल्कि लिख दिया गया। ये मिलिट्री स्प्लिट करने में क्या होता है, इस नंबर को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आएगा। 27 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे तो क्या आएगा 3 × 3 × 3। इसी के कॉम्बिनेशन से 3 × 3 × 3 के कॉम्बिनेशन से 9 और 3 यहाँ पे लिखे, बड़े का साइन से करके ये बना दिया गया। मेरे ख्याल से ये तो आप समझ ही रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, ये आपके पास में आंसर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, वाई का वैल्यू पूछा था तो वाई का दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकता है, कॉपी कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से डिस्टेंस फार्मूला में अब दिक्कत नहीं आना चाहिए। जितने भी तरह का टाइप में था वो हम लोग कर चुके हैं। टाइप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। बोल रहा है शो दैट द पॉइंट 4 -4, -1 इतना द वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि रेक्टेंगल मेरे पास में इस शेप में होना चाहिए। ये पॉइंट ए होगा, इसका लिखा होगा -4, -1। ये पॉइंट अगर बी है तो इसका लिखा होगा -2, -4। सी पॉइंट यहाँ पे है तो 4, 0 और डी पॉइंट यहाँ पे है तो 2, 3। आपके पास में बोल रहा है सो दैट द पॉइंट्स जो आपके पास में लिखा हुआ -1, -4 सॉरी -4, -1 -2, -4 4, 0 और 2, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। पूछ रहा है आपसे कि क्या ये रेक्टेंगल का वर्टिसेस होगा, यानी वर्टिसेस मतलब कि एज जो किनारा है, पॉइंट जो यहाँ पे कॉर्नर वाला पॉइंट है वो पॉइंट के बारे में, क्या ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। तो बहुत साधारण सा बात है, रेक्टेंगल को फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है आपके पास में कुछ कंडीशंस को, उस कंडीशंस को याद रखिएगा। डिस्टेंस आप फाइंड कर ही लेते हैं तो वैसे ही बात करते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, ये आना चाहिए। ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, ये होना चाहिए। ए सी इज़ इक्वल टू बी डी, ये होना चाहिए। ये क्या है, तो ये डायगोनल्स है। अपोजिट साइड क्या होगा, रेक्टेंगल का इक्वल और पैरेलल होगा। तो पैरेलल प्रूफ करने का तरीका ये है कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा, तभी ये पैरेलल होगा। 90 डिग्री हम लोग प्रूफ कर नहीं सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि ए सी और बी डी को इक्वल प्रूफ कर देंगे, यानी कि डायगोनल जो होगा अगर वो इक्वल आ रहा है तो हम लोग बहुत साधारण से शब्दों में ये बोलेंगे कि मेरे पास जो रेक्टेंगल है वो जो ये फॉर्म कर रहा है वो रेक्टेंगल होगा। अगर मेरे पास डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहा है तो हम लोग सीधे से बोलेंगे नहीं, ये रेक्टेंगल फॉर्म नहीं करेगा। हाँ, ये पैरेललोग्राम आपका ज़रूर बनाएगा जो पैरेललोग्राम यहाँ पे फॉर्म कर रहा है।
सेम इसी में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बारे में तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस फाइंड करना, फॉर्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट, ये लिख करके बनाना, इसका स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है शो दैट द पॉइंट 1,-2, बी में 3,6, सी 5,10, डी 3,2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। मेरे ख्याल से वही कहानी इसमें भी है, बस पॉइंट को चेंज कर दिया है। तो अभी पॉइंट को चेंज कर लीजिएगा और पॉइंट लिख लीजिएगा 7th वाले में 1,-2, 1,-2 का। बी वाले में बोल रहा है बी वाले में बोल रहा है 3,6 का। सी वाले में बोल रहा है -1,-1 का। और डी वाले में बोल रहा है -4,4 का। ठीक है। आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में अभी बताएं कि इसमें क्या होगा, ये दोनों इक्वल आएगा, ये दोनों इक्वल आएगा, मगर सी डी और बी सी इक्वल नहीं आएगा। अगर सी डी और बी सी अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो ये क्या बना देगा आपका पैरेललोग्राम। ठीक। और अगर किसी कंडीशन में ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी कि जो डायगोनल से अगर वो इक्वल आ रहा है तो ये क्या फॉर्म करवा देगा, रेक्टेंगल। ये दो चीज़ याद रखिएगा। अब इसके 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स 1,7, 4,2, सी का ए का पॉइंट बोल रहा है आपको 1,7 जो इसका कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट बोल रहा है 4,2, सी का कोऑर्डिनेट बोल रहा है -1, और डी का कोऑर्डिनेट बोल रहा है -4,4। और द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर का वर्टिसेस है? तो इसमें भी हम लोग काम कुछ वैसा ही करेंगे, बस लिखने का तरीका हल्का सा चेंज कर देते हैं। ठीक है। और चेंज कैसे करते हैं, मेरे पास में ये स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। अब स्क्वायर होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका हर एक साइड क्या आएगा, इक्वल आएगा। बहुत को हर एक साइड बोलता है, बहुत को उसको एडजेसेंट साइड बोलता है। एडजेसेंट मतलब ठीक उसके बगल वाला जो साइड है वो इक्वल आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए हो गया पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया। ABCD लिख लीजिएगा। पॉइंट बोल रहा 1,7, 4,2, 1,7, 4,2। सी का पॉइंट बोल रहा है -1, ये सी लिखा हुआ है, -1, और डी का पॉइंट बोल रहा है -4,4। अगर आपके पास ये वर्टिसेस लिखा हुआ है तो स्क्वायर के केस में बहुत साधारण सा बात है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। अगर सारा साइड इक्वल होगा तो हम लोग साधारण तरीके से बोलेंगे कि ये मेरे पास स्क्वायर फॉर्म करेगा, मगर इसमें ये चीज़ ऐड करना होगा कि AC इज इक्वल टू BD होगा तब ये स्क्वायर बनेगा। अगर AC इज नॉट इक्वल टू BD फॉर्म कर हो रहा है तो ये रोम्बस बनेगा। दो चीज़ों को याद रखेंगे। अगर इसका डायगोनल्स इक्वल होगा तो ये स्क्वायर फॉर्म कर जाएगा, अगर इसका डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा तो ये रोम्बस ही फॉर्म करवाएगा, क्योंकि हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूले में डिस्टेंस के बारे में ही बात करना है। हालांकि इसके अलावा और भी तरीका हो सकता है प्रूफ करने का, 90 डिग्री ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना वगैरह वगैरह, मगर वैसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली जिस चीज़ पे फोकस करना है वो काम है इसका डिस्टेंस पे फोकस करना, इसीलिए ऐसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्स में आपको जैसा मन करे वैसा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें तो बोल रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स 3,0, 6,4, -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मेरे ख्याल से पहले भी बहुत बार बात हो चुका होगा, आप लोगों को पता होगा। राइट एंगल तो ठीक है, ये मेरे पास में राइट एंगल बन गया। फिर आगे ये बोल रहा है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो राइट एंगल तो ये होगा ही होगा। बहुत सा बच्चे को हम देखेंगे कि इस हाइपोटेनस को इसके इक्वल या इस हाइपोटेनस को इसके इक्वल कर देता है। ऐसा भूल के भी मत कीजिएगा, वरना मैथ सरासर गलत बनेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग जो बचपन में पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि मेरे पास में इस पॉइंट का यानी कि 90 डिग्री के अपोजिट जो होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा। तो अब ऐसे बात है कि मेरे पास इस चीज़ का पॉसिबिलिटीज रहता है कि ये 45 का और ये 45 का जब हो जाए तो मेरे पास ये साइड और ये साइड दोनों क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है प्रूव दैट द पॉइंट 3,0, 6,4 और -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, यहाँ पे ये बता दे रहे हैं।
पहला काम तो हो गया, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी आ गया, ये पॉइंट सी आ गया। तो आपको ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है और सी ए का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये 3 काम तो आप करेंगे ही करेंगे। इसमें से अगर जो 2 साइड इक्वल आ गया, पता नहीं कौन सा आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है मेरे पास ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाए कि सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो जो ए बी मेरे पास में बेस चल रहा था वो हाइपोटेनस भी बन सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ए बी बी सी सी ए तीनों का तीनों मेरे पास में हाइपोटेनस हो सकता है। तो पहले बहुत इत्मीनान से इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे बिना ट्रायंगल पे ध्यान दिए हुए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास में सी बी लिखे हैं तो यही हाइपोटेनस होगा। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद जो सबसे बड़ा होगा, सपोज कर लेते हैं मेरे पास में कि किसी कारण से ए बी सबसे बड़ा आया, यहाँ पे सी बी दिख रहा है, बस सी बी पे ध्यान नहीं देते हैं। ए बी सबसे बड़ा आएगा तो उसके बाद ये चेक करेंगे कि ये दोनों मेरे पास में इक्वल आना ही चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरे पास जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। साथ साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के स्क्वायर करने पे, बी सी का स्क्वायर कर दिए, जो भी डिस्टेंस आएगा उसका स्क्वायर कर दिए, सी ए का डिस्टेंस निकालें, इसका स्क्वायर कर दिए, दोनों को ऐड करेंगे और ए बी का स्क्वायर करने पे भी वो आना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये तो बचपन से पढ़े हैं ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो सेम कहानी आपको करके आना है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी बात बनेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। जस्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये पूछ रहा है कि प्रूव दैट 2, -2, -2, 1 एंड 5, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है? तो प्रूफ करने का तरीका जैसा 9th नंबर में था वैसा का वैसा ही करेंगे। अगर ऐसा होगा तो ये बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप लोग फाइंड नहीं कर लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फाइंड कर लीजिएगा। 10th नंबर था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11th बोल रहा है प्रूव दैट द पॉइंट 2a, 4a, 2a, 6b एंड 2a प्लस √3a, 5a आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक थोड़ा सा इसमें अटपटा टाइप का दिख रहा है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को बना देते हैं। सबसे पहले तो हम ये सपोज कर लेंगे कि मेरे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हालांकि आपको डायग्राम या फिगर बना के आने का भी ज़रूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है उसको खुद ब खुद समझना है। बोल रहा 2a, 4a, तो लिख देते हैं 2a, 4a। फिर यहाँ पे लिखते हैं 2a, 6a, 2a, 6a और सी पॉइंट पे लिखते हैं 2a प्लस √3a, 5a। आपको देखने में चाहे जैसा भी लग सकता है, मगर हाँ वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सिंपल है। 2a - 2a करेंगे तो क्या आएगा? 0, 0 का स्क्वायर कोई फ़ायदा नहीं है। 4a - 6a करेंगे तो -2a आएगा, -2a का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर। और याद रखिए ये रूट में होगा, रूट काटने पे मेरे पास में क्या बचेगा? 2a यूनिट का। ठीक, अगर गलती से हम लोग यहाँ पे यूनिट ना लगाएं तो आप यूनिट लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में इसका आधा नंबर कट जाता है। ए बी का काम हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। 2a - 3a √3a, तो 2a में से ये तो 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। √3a का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा? यहाँ पे लिख देते हैं 3a स्क्वायर। 4a - 5a यानी कि -a स्क्वायर, -a स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, और ये रूट में है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? 2a और स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, 2a स्क्वायर। रूट काटेंगे तो क्या बन जाएगा इसका? a√2। ठीक, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता तो यहाँ पे दो साइड आपका, तीनों साइड ही इक्वल आता, यहाँ पे एक साइड ही इक्वल आने को तैयार नहीं है, तो ये हो गया आपका। तीसरे वाले में देखिए इन दोनों के बारे में 2a - 2a करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब -3a का होल स्क्वायर करेंगे तो वापस यहाँ पे भी क्या बचेगा? 3a स्क्वायर ही आएगा, एक टर्म का स्क्वायर करना है। 6a - 5a करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1a, यानी कि a का स्क्वायर करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपके पास में क्या बना रह गया? a√2 का। ये आपके पास में इतने का यूनिट आ गया, और यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलिए, जैसा कि पहले बोल चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा था वही कि इतना आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा? तो मेरे ख्याल से आपको इसका जवाब मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें सारा साइड इक्वल होता है, इसमें इक्वल नहीं दिख रहा है। एक बार वापस से चेक भी कर लीजिएगा कि कहीं कुछ गलत ना बना हुआ हो। 2a, 4a, 2a, 6a, ये माइनस के 4a -
ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट 2a कॉमा, इसको भी लिख लेते हैं। देखिए, हम लोग इसके बारे में बचपन से पढ़ते भी हैं, मगर इस चीज़ में डाउट बना ही रह जाता है। हालांकि क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपको समझा दे रहा एक बार। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि प्रूव दैट द पॉइंट 2,3, अगला पॉइंट लिखा हुआ -4,6 एंड 1,3/2 डू नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल। बहुतों के मन में तो इसी बात को लेकर के सवाल हमेशा उठता है कि मेरे पास, अगर हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले ये तो समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है। एक एग्जांपल से बात करते हैं तो 3 का है, ये 4 का है और ये 5 का, समझ में आ गया। ये 90 का फॉर्म कर रहा है अगर ऐसा, तो कि दो साइड का सम करेंगे तो तीसरे वाले से बड़ा होगा हर कंडीशन में। 3 + 4 7, 7 क्या 5 से बड़ा है, 4 + 5 करेंगे 9, 3 से बड़ा है, 5 + 3 करेंगे 8, 4 से बड़ा है। यानी कि साइड में किसी दो का भी अगर हम सम करेंगे तो तीसरे वाले से वो हर कंडीशन में बड़ा होगा, ठीक है। अगर हम किसी दो का डिफरेंसेस निकालेंगे तो वो तीसरे वाला साइड से हमेशा छोटा होगा। 5 - 4 1, 3 - 4 1, 5 - 3 2। इससे क्या है, हमेशा जो डिफरेंस निकलेगा छोटा ही निकलेगा, कम ही निकलेगा। मगर उस कंडीशंस में क्या, जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हों, अब यहाँ पे 90 डिग्री हटा दे रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हों और यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाए, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा। आपको इस एग्जांपल्स को लेके बताते हैं कि मेरे पास में ये फॉर्म ट्रायंगल नहीं करेगा। जिस कंडीशंस में, किसी भी कंडीशंस में अगर वो 5 यहाँ इस कंडीशंस 4 + 1 5 जो 5 के इक्वल है, तो इस कंडीशन में ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखते हैं। मेरे पास 3 पॉइंट लिखा हुआ है A, B और C, तो हम लोग A से B का डिस्टेंस निकालेंगे और B से C का डिस्टेंस निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पॉइंट क्या लिखा हुआ आपके पास में, को लीनियर है, यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। और यहाँ पे 3 पॉइंट क्या लिखा हुआ, नॉन को लीनियर दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब होगा कि ये मेरे पास में गलत होगा। इसका बहुत साधारण सा मतलब ये निकला कि अगर आप दो पॉइंट को, दो साइड का सम करेंगे तो वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, दो साइड का डिफरेंसेस तीसरे वाले से छोटा होगा। अगर ये कंडीशंस में फुलफिल करता है तो बोलेंगे कि हाँ ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अगर ये फुलफिल नहीं करता तो बोलेंगे ट्रायंगल फॉर्म नहीं करने वाला। अगर ये ट्रायंगल में इक्वल भी दिख जाता है कोई एक पार्ट थर्ड वाले को, जैसे यहाँ पे ऐड किए 5 के इक्वल आ गया, तो भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस कंडीशंस में वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते थे, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि आप यहाँ से घर से निकले, कोचिंग से गए घर, और घर से गए फिर अपने खेल के मैदान में, तो 5 किलोमीटर मान लीजिए आपका घर था, 2 किलोमीटर आपका खेल का मैदान, तो 7 किलोमीटर हुआ, और तीनों का तीनों स्ट्रेट लाइन में ही। अगर ऐसा होगा तो, वरना मामला गड़बड़ा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा। खैर, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ये बोल रहा था प्रूव दैट द पॉइंट्स 2,3 -4, -6 1,3/2 फॉर्म्स ट्रायंगल। तो आपको समझ में आएगा नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल का मतलब ये होगा कि या तो हम सम करेंगे तो इक्वल आ जाएगा या फिर कम आएगा, दोनों ही हो सकता है। सम करने पे अगर हम यहाँ पे 3 की जगह पे 2 लिख दें, या फिर कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे 4 की जगह पे ऐसा समझ लेते हैं, यहाँ पे 2 कर दिए और यहाँ पे 1 कर दिए, तो 3 + 1 करने पे क्या आएगा, 2 + 1 करने पे क्या आएगा 3, और ये एक ऐसा नंबर है 5 से छोटा है, तो इस कंडीशंस में भी ट्रायंगल फॉर्म ऑब्वियस सा बात है नहीं करने वाला। तो ये बना के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है द पॉइंट A 2,9, B पॉइंट है आपका A,5, C पॉइंट है आपका 5,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड हेंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसमें कुछ खास नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा लंबा पकड़ के खींच दिया है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बोल रहा है ठीक है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल एट B कर लेते हैं। मेरे पास में ये राइट एंगल एट B फॉर्म कर गया। हाँ, राइट एंगल एट B, अब समझ लीजिएगा कि राइट एंगल एट B फॉर्म कर रहा है। ये A होगा कहीं ना कहीं और ये C होगा। A पॉइंट जो आपके पास में लिखा हुआ दिख रहा है राइट एंगल का, वो लिखा हुआ दिख रहा है 2,9। B पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है A,5 और C पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है 5,5 का।
तो आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड नहीं कर लेंगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड नहीं कर लेंगे और ए सी का डिस्टेंस फाइंड नहीं कर लेंगे। जब ये फाइंड कर लेंगे तो आपको ये पता है ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसी को इस फॉर्मेट में लिखा गया है। तो अगर ये इस फॉर्मेट में लिखा गया है तो आपसे एक ही चीज़ मिस होगा, वो है ए। तो ए जैसे ही मिस होगा आप उसको फाइंड कर लेंगे, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। अगर इसमें कुछ अगर दिक्कत आता है, जैसे कि हम बार बार बोल चुके हैं, अगर आपको दिक्कत आता है और आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके पढ़ना चाहते हैं तो भी आप फ्री में ही आकर के पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, बिल्कुल फ्री में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 82 10 29 27 07 पे कॉल करना है, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना है और उसके बाद आके पूछ लेना है। अगर आप दूर रहते हैं तो ये गूगल मीट के थ्रू हम लोग अरेंज कर सकते हैं चीज़ों को। तो ठीक है, अभी तक के बारे में हम लोग 13 क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 से लेकर 13 तक के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। मैथ बनाना आपका काम है, क्योंकि मैथ का मेहनत आप करेंगे तो ही आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले क्लासेस का जो पार्ट आएगा वो आएगा आपको 14 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। देखिए क्लास भी में, क्योंकि मेरे पास में दिक्कत क्या है ना कि क्लास आधे घंटे से लेकर के 20 मिनट से लेकर के 40 मिनट के बीच में ही वीडियो अपलोड करने का ये टारगेट है, क्योंकि पर डे ही अपलोड करना है। कोचिंग में आप 1 घंटे के लिए पढ़ने जाते होंगे, तो कोचिंग में जाइएगा या घर में कोई टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए तो भी 1 घंटा ही पढ़ाते होंगे वो। तो होता ये है कि जब आप 1 घंटा ही पढ़ते हैं तो उसमें वीक में 3 दिन ही मैथ पढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पे कोचिंग में भी क्या होता है, वीक में 3 दिन ही पढ़ना होता है, पढ़ाते हैं बच्चों को। कोई ज़रूरत हुआ तो सैटरडे संडे है या फिर ऑफ टाइम में बुला लिए, वो एक अलग कहानी है, मगर हाँ इसी पैटर्न पे चलता है बैच मोटा मोटी तौर पे। तो आपके पास में अगर आधे घंटे का वीडियो पर डे हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो भी आपके पास में ठीक ठाक टाइम होगा चीज़ों को समझने का। तो पैसेंस को बनाए रखिएगा और आप इसके साथ में कंटिन्यू इसको मैथ को बनाते रहिए। आर डी शर्मा खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब है आप बहुत करीब पहुँच चुके हैं चीज़ों को समझने को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से आप जो है सो आज एक स्टूडेंट्स मेरे हालांकि बहुत पुराने वाले वीडियो पे कमेंट्स आया था, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नाम था उनका IEI स्टेटस करके, स्टेटस IEI स्टेटस उनका, मतलब जिससे वो कमेंट्स किए थे, थैंक यू सर लिखे थे, उनको लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद उनको। क्योंकि इस तरह के कमेंट से, लाइक करने से, शेयर करने से मेरे जैसे यूट्यूब जिसमें मुश्किल से 10-15 व्यूज़ ही आ रहा है तो उनको वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह से जो है सो अगर आप कमेंट्स सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को तो कम से कम ये लिख दीजिए कि हम किस जगह से हैं। अगर आप ये लिखेंगे तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमको और भी ज़्यादा खुशी मिलेगा, और कोई बात नहीं है। अपना कीमती वक्त देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।